बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टेलीविज़न की इस्लामाबाद स्टूडियो से खुसूसी ट्रांसमिशन। और जिस तरीके से इस वक्त वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद का सामना, बहुत सारी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं और हर थोड़ी देर बाद जो है वो चीज़ें अनफोल्ड होती हुई नज़र आ रही हैं। जहाँ इत्तेहादियों के हवाले से मामला जो है वो आगे पीछे हो रहे हैं, काफ लीग के हवाले से, वज़ीर आला बनाने के हवाले से परवेज़ इलाही को जो नामजदगी की है उस पर उनके अरकान कुछ यहाँ पर हैं। एक तारिक बशीर चीमा जो कहते हैं कि अगेंस्ट वोट देंगे प्राइम मिनिस्टर के। अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, अयाज सादिक, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी यानी मुत्तहदा अपोजिशन के जो रहनुमा है उनके साथ असलम भूतानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उनका ये कहना है कि वो इस वक्त अपोजिशन जो मुत्तहदा अपोजिशन है उसका वो साथ देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका इजहार किया। तो एक नंबर जो है वो एक तरफ हुकूमत दिखा रही है तो दूसरी तरफ अपोजिशन। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत अहम बात और एक अहम चीज जो है वो ये है कि इस वक्त जो है वो अब से कुछ देर पहले वफाकी वजीर फवाद चौधरी और असद उमर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस मरासले के हवाले से जो उसके मंदरजात हैं उनके हवाले से चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड भी हो रही हैं। कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जो खत लहराया गया था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उसके हवाले से बात की गई है। इस वक्त मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली जावेद लतीफ़ साहब मौजूद है, उनसे जरा बात कर लेते हैं। जावेद लतीफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया। बताइएगा सबसे पहले कि ये जो धमकी आमेज मरासला है इसमें जो अब से कुछ देर पहले दो वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी कि प्राइम इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो मियां नवाज शरीफ साहब की है। बदकिस्मती है कि ऐसा शख्स पाकिस्तान के इक़्तिदार आला पर मुसल्लत करवा दिया गया जो इक़्तिदार में आने से पहले भी झूठ का सहारा लेता था, बड़ी बड़ी बातें करता था और अपना हर 6 माह बाद बयान इसी तरह का देकर अपनी हुकूमत को जो है बचाता रहा। और आज भी जो वो खेल खेल रहा है उसे ये अंदाजा ही नहीं है कि वो पाकिस्तान की सलामती से खेल रहा है। भाई अगर आपको किसी ने थ्रेट दिया है, आप मुल्क की सलामती से रिलेटेड ये चीजें हैं जो आप बात कर रहे हो। आपने कहा कि शेयर किया मैंने वो एक अदारे के सरबराह से, तो आप चीफ एग्जेक्टिव हो, आप पूछें कि उसको इन्वेस्टिगेशन उसकी हुई, उसकी तस्दीक हुई उस खत की। और अगर हमारा अदारा उसकी तस्दीक नहीं करता तो दुनिया किस तरह आपकी बात पर एतबार करेगी। और तीसरे नंबर पे बात यह है कि भाई अगर आपको फिर भी यकीन है फरीद कि आप सही बात कर रहे हो तो फिर आप खुल के बात करो ना। जो आप असेंबली में खड़े होकर कहते थे कि हमारे लोगों को, पाकिस्तानियों को अमेरिका के हाथों बड़ी भारी कीमत पर बेचा गया, तो आप ये इल्जाम लगाने की बजाय अदारों पर आप इन्वेस्टिगेट करवाओ। सर बड़ा सीरियस इल्जाम है वैसे ये, चूंकि फवाद चौधरी यही वाली बात करते हैं कि नवाज शरीफ के लिए मैंने कहा था कि इनको बाहर ना जाने दे, ऐसे लोग बाहर जाकर आलमी एस्टेब्लिशमेंट के हत्थे चढ़ जाते हैं, और कहा कि मुलाकातें की गई हैं। तो बड़ा सीरियस एलिगेशन है सर ये। तो अगर तो ये आज अपोजिशन में होते तो ये बातें फरीद करते तो दुनिया मानती कि भाई इसके पास इख्तियार नहीं है उसको प्रूफ करने का। आज तो आपके पास इख्तियार है भाई। अगर पाकिस्तान के चीफ एग्जेक्टिव होते हुए आप किसी चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं करवा सकते, साबित नहीं कर सकते, तो फिर आपको एक लम्हा भी हुकूमत में रहने का हक नहीं है। और अगर इतना बड़ा इल्जाम जो आप लगा रहे हो है तो कौम के सामने लेकर आओ, हम आपके साथ खड़े हैं, असेंबली लेकर आओ। और अगर असेंबली भी नहीं लेकर आते, आप आज कह रहे हो कि अदलिया के जो चीफ हैं उनके पास मैं ये खत रखने के लिए तैयार हूं। वो कह रहे हैं उनको दिखा देंगे ये खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, बड़े होने के नाते, नॉट एज ए चीफ जस्टिस बट बड़े होने की हैसियत से उनको वो दिखाएंगे खत। अच्छा चलें, उनको बड़े होने के नाते आज दिखा रहे हैं तो बड़े अदारे को जो इन्होंने शेयर किया था उसका भी रिजल्ट दें, उसका भी बता दें क्या बना है। इसने जाके ईरान कहा था कि पाकिस्तान की सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होती रही। हम तो तवक्को कर रहे थे कि जो इसने अमेरिका भी कहा कि अलकायदा को ट्रेनिंग तरबियत हम लोगों ने दी, हम ये तवक्को कर रहे थे कि उसकी वजाहत आएगी, मगर नहीं आई। हम आज तवक्को कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अदारे जो हैं वो यकीनन इसका
वजाहत उनकी तरफ से आनी चाहिए। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। अच्छा, यानी आप ये समझते हैं कि इदारों की तरफ से वजाहत आनी चाहिए, ये आपका मुतालबा है? वैसे ये बिल्कुल पाकिस्तानी कौम का पूरी का मुतालबा है यार, कि एक इतना बड़ा आप देखिए ना, कितनी बड़ी साजिश हुई इसके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, कि बुजदार को हटाना पड़ गया। साजिश तो ये है कि इमरान खान बच जाए, बाकी सारी की सारी ऐसी तैसी हो जाए मुल्क की, मगर इमरान खान को बचना चाहिए। ये असूल है, ये इसका फलसफा है, ये है इसके खिलाफ आलमी साजिश जो हुई थी, जो बेनकाब हुई चौधरी परवेज लाई को साथ लेकर, कि कम से कम इसकी हुकूमत बचाने के लिए वो एक्टिव हो जाए। ये है साजिश है असल में। मियां साहब, ये भी ये कहा जा रहा है, इन्होंने कहा है अभी कि ये तमाम साजिश के ताने बाने बुनने के लिए कुछ किरदारों से मुलाकात होती रही है और वो अंदरूनी किरदार है यहाँ पे, और इल्जामात यही है। क्योंकि मियां साहब सियासी आदमी, मुलाकातें करना तो सियासी इंसान का हक है। मैं वही तो कहूँगा, असल फरीद मसला ये है कि मासूफ जो 4 साल से ये बात कह रहे थे कि हम सब एक पेज पे हैं, अब नया पेज निकाल के ले आए। रो तो ये रहे एक पेज को, एक पेज नहीं रहा भाई। अगर आपको सपोर्ट किया जाए, आपकी हुकूमत बचाई जाए, तो फिर एक पेज है, वरना न्यूट्रल की बात करते हैं और उस पर भी इसको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। न्यूट्रल के मायने अपनी मर्जी के निकाल लेते हैं। इस तरह नहीं होता फरीद। एक को मैं आज भी ये कहूंगा, मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तानी जो है वो इस सरजमीन के खिलाफ कोई मुल्क दुश्मन साजिश का हिस्सा बने। मैं नहीं ये समझता। राइट हो गया। मियां जावेद लतीफ साहब, मैं आपको साथ ही रखूंगा, हमारे साथ रहिएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर्स नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर। ये जो अब से पहले 2 वफाकी वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस मरासले का परेड ग्राउंड में जिसको लहराया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसके अब चंद मंदरजात जो हैं वो सामने बयान किए गए हैं और इसमें मियां नवाज शरीफ साहब को एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार करार दिया गया है कि ये प्राइम इनकी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फरीद, पहली बात तो ये है कि हुकूमत को ये बताने में हर्ज क्या है कि ये ख़त किसने लिखा है, किसके नाम लिखा है और ये किसकी तरफ से ख़त आया है। दर हकीकत एक ऐसी वो गलती कर बैठे हैं जिसको अब जस्टिफाई करने के लिए ये इस किस्म की 100 जो है वो तोजी पेश करेंगे। एक तो ये कहेंगे कि जी ये ख़त हमारी एम्बेसी ने जो है वो एक सर्वे किया, उस सर्वे के मुताबिक ये राय पाई जाती है, ये सोच पाई जाती है कि इमरान खान साहब को हटा दिया जाए। यानी इससे बड़ा मजाक दुनिया में कैसे हो सकता है कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में बाकायदा एक ख़त लिखे और कहे जी कि उस्मान बुज़दार साहब को हटा दें। मैं अज़राए मजाक की बात कर रहा हूँ, उस्मान बुज़दार साहब वाली। मसला ये है कि आप इस हद तक नीचे गिरते चले जा रहे हैं कि आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि आप मुल्क की सलामती के साथ किस अंदाज से खेल रहे हैं। जो भी जावेद लतीफ़ साहब बात कर रहे थे, ये बात दुरुस्त है। अगर वो पार्लियामेंट में ले आएँ तो पार्लियामेंटेरियन को दिखाएं, वो पार्लियामेंट के सामने रखें कि ये खाता है, ये इस मुल्क के सदर ने, वज़ीर आज़म ने मुझे धमकी दी है और मैं पूरी कौम को चाहता हूँ कि मेरा साथ दे। लेकिन ये सारा पूरा ड्रामा एक क्रिएट किया गया है। ये ड्रामा क्यों क्रिएट किया गया है कि मौसूफ ये समझते हैं कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक किसी सूरत नहीं आनी चाहिए। इस्लामाबाद में जो जलसा किया उसका मकसद क्या था? आपके अंदर पार्लियामेंट में आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई है, आप उसका सामना करें, अपने वोट पूरे करें और अपोजिशन को आप शिकस्त दें। आपने इस्लामाबाद में लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पहले आपने कहा डी चौक से किसी को गुजर कर नहीं जाने देंगे, फिर जब आपको एहसास हुआ कि नहीं ये तो गलत हो गया, फिर आपने एक इस्लामाबाद में के अंदर जलसा करके ये साबित करने की कोशिश की कि नहीं जी नहीं, अदम एतमाद मेरे खिलाफ नहीं आना चाहिए। आपको ये भी याद होगा कि चंद दिन पहले मौसूफ ने, जिसके बारे में हम मुसलसल कहते चले आ रहे हैं, एक हमारा कौमी बयानिया है कि हिंदुस्तान आइसोलेशन का शिकार हो रहा है। हिंदुस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है वो इसको हिंदुइज्म की तरफ ले गई है और हिंदुइज्म की तरफ जाने के बाद हिंदुस्तान को बैरूनी दुनिया की तरफ से एक प्रेशर है और हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी कामयाब खारजा पॉलिसी नहीं है। लेकिन आपके वज़ीर आज़म कहते हैं कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी बेहतरीन और आज़ाद खारजा पॉलिसी है। यानी उन्होंने अपने लिए एक सियासी नारा देने के लिए ये तक नहीं सोचा कि जिसके बारे में, जिस मुल्क के बारे में हमारे हमेशा से खदशात रहे हैं और हम हमेशा से कहते आए हैं कि वहाँ मौजूदा हुकूमत जो है
वो पूरा उस बयानिए को, जो सेकुलरिज्म का बयानिया, उसको ख़त्म कर रही है। और उसकी वजह से इंसानी हकूक़ की जो कमेटी है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसमें भी इसका इज़हार, तशवीश का इज़हार किया गया। लेकिन आपके वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि नहीं, उनकी बेहतरीन खारजा पॉलिसी है। मसला क्या है? मसला सिर्फ वो ये समझते हैं कि उनके खिलाफ उनको हुकूमत से ना निकाला जाए, और उनको हुकूमत से अगर निकाला जाए तो वो साबित करें कि वो दुनिया के इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर वो हैं, वो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के कायद हैं। और अगर वो हुकूमत से हट गए तो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करने वाला कोई नहीं रहेगा। ये वही साहब हैं जो कहने गए थे कि जी हम ईरान की और सऊदी अरब की सुलह करवा देंगे, तो आगे से क्या जवाब मिला था वो भी आप सबको इल्म में है आपके। ये वही साहब हैं जो कहते थे कि मलेशिया का, टर्की का और पाकिस्तान का मिल के हम एक स्टेट टेलीविजन चैनल शुरू करने वाले हैं। मेरे ख्याल में तकरीर करने के बाद उनको याद भी नहीं होगा कि उन्होंने क्या कहा है। तो इस किस्म के बयानात, ये इस किस्म के अगर आप खत मंजर आम पर लाएंगे तो बजाय आप कुछ फ़ायदा उठाने के, अल्टीमेटली आप कटहरे में ज़्यादा खड़े होंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। ये वज़रा इसलिए मैदान में आए कि खान साहब ने जो गलती कर दी थी, अब देखिए उसी रोज पूछा गया वज़ीर इत्तलात से कि जनाब आप इस खत के बारे में जानते हैं? उन्होंने कहा जी मुझे इस खत के बारे में जी हाँ, कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया शेख से पूछा गया आप इस खत के बारे में। अच्छा ठीक है मलिक, आप कुछ कह रहे थे? हाँ मलिक साहब, मैंने यही कहा कि कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। मैं तलत हुसैन साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करता हूं। मैं सीनियर सहाफ़ी, तज़ियाकार, और हमारे न्यूज़ टीवी के ऊपर बोलो तलत हुसैन के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। तलत, बहुत शुक्रिया आपका। ये आपके पास क्या वैसे इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि दो वफाकी वज़रा ने तो ये इल्ज़ाम आयद कर दिया कि मियाँ नवाज शरीफ इसमें बराह रास्त मुलव्विस हैं। क्या अगर ये बैरूनी साजिश है तो क्या हुकूमत इसको सही तौर पे, सही मानों पे इसको टैकल कर रही है, या फिर ये कहना कि चीफ जस्टिस बहैसियत चीफ जस्टिस के नहीं बल्कि बड़े होने के नाते उनसे शेयर कर दिया जाएगा ये खत? देखिए फरीद, हम जब ये सवाल भी उठाते हैं ना तो उसमें भी मेरे ख्याल में हुकूमत का आधा प्रोपेगेंडा तो उसी में पूरा हो जाता है कि क्या ये साजिश है। और जब हम ये सवाल का जवाब तलाश करने लगते हैं तो उसमें से 50% बहस जो है वो उसी सिमत में चली जाती है जिस तरफ इसको नहीं जाना चाहिए। हम सबको पता है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात कैसे चलते हैं, हम सब तारीख से वाकिफ हैं। हमें पता है कि फॉरेन ऑफिस कैसे काम करते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं। हमें पता है कि साजिशों की तारीख क्या होती है। आजकल के दौर में साजिश करना, अंदरूनी तौर पर हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करना, एक 20 मिसालें ऐसी हैं जिसके जरिए आप ये साबित कर सकते हैं कि पाकिस्तान में वो हालात मौजूद नहीं है। ना ही पाकिस्तान के अंदर जो वजन है इस हुकूमत का वो इतना ज्यादा है कि इसको किसी बहुत गंभीर तवील साजिश के जरिए नीचे लाया जाए। कुछ करने की जरूरत नहीं है उनको। अगर जाहिर है बैरूनी जब हम साजिश की बात करते हैं तो फिर उसमें अमेरिका ही होगा। यूरोप की तो कोई ऐसी तारीख नहीं है जिसके अंदर उन्होंने साजिश करके हुकूमतों को गिराया हो। किसी जमाने में होता था लेकिन मॉडर्न यूरोप की तारीख नहीं है। पता नहीं है, ये कर नहीं सकता। वज़ीर आज़म के साथ खास ताल्लुकात है तो बाकी ज़ाहिर है वाशिंगटन ही रह जाता है। तो वाशिंगटन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको अपना वजन लगाने की जरूरत है IMF के अंदर और मामला खत्म हो जाएगा। उसको सिर्फ FATF के अंदर अपना वजन डालने की जरूरत है तो मामला खत्म हो जाएगा। अगर हम साजिश वाला आर्गूमेंट आगे ले जाना चाहते हैं, उसको मियां नवाज शरीफ के साथ मिलकर लंदन में बात करके वहां से यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट लोगों को खरीद कर, भूटानी को साथ मिलाकर, नाराज अरकान को प्रमोट करके, राना सनाउल्लाह के बीच में डाल के, आसिफ अली जरदारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई अहमकाना किस्म का एक आर्गूमेंट है जिन्होंने डेवलप किया। अब ये लेकिन बड़ा सवाल है कि डेवलप क्यों किया? जी हाँ, डेवलप फरीद इस वजह से किया कि पिछले 2014 से लेकर अब तक एक खास तबका फिक्र पाकिस्तान के अंदर डेवलप किया गया, जिसके अंदर मीडिया का भी अपना किरदार है, जिसके अंदर जो रिटायर्ड तजिया निगार हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद याद आता है कि वो कितने बड़े इनकलाबी हैं, वो भी सारे इसके अंदर मौजूद हैं। ये तमाम लोग मिलकर और PTI का एक खास तबका फिक्र है जो ये समझता है कि इमरान खान जो है वो अक्ल कुल है। एक आपने तबका फिक्र क्रिएट किया है जो वाकईतन बगैर किसी शवाहिद के आंखें बंद करके यकीन करना चाहता है कि पाकिस्तान हर वक्त साजिशों का मरकज रहा है। सही।
इस तबका फिक्र को ये एड्रेस कर रहे हैं जिसके अंदर इनके अपने हल्का अहबाब भी मौजूद हैं, इनके वोटर्स भी मौजूद हैं, इनके साथ वो जो जिनको मैं रिटायर्ड रेडिकल्स कहता हूँ, जो जिस किसी की प्रमोशन नहीं हुई, जिसको कोई ओहदा नहीं मिला, अब वो ट्विटर के ऊपर जाके कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है ना वो पेडल करता रहता है, ये उनको एड्रेस कर रहे हैं और साथ एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैयब पुर्तगान है जो मगरब के खिलाफ ज़ाहरन पांच जगहों पर सीना तान के खड़ा हुआ, अगरचे मगरब के साथ सबसे अच्छे ताल्लुकात तैयब पुर्तगान के ही हैं। इमरान खान, असद उमर, ऐसे लोगों की तरफ से जब हम ये आर्गुमेंट सुनते हैं तो फिर हमें डाउट्स होते हैं कि क्या वाकईतन पाकिस्तान के अंदर किसी मंतकी बहस की गुंजाइश रह गई है या नहीं रह गई। राइट हो गया। मैं एक सवाल आपसे भी करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि मुझे ब्रेक भी लेनी है, मैं नसरुल्लाह मलिक साहब से पूछना चाहूंगा। मुलाकातों का तस्करा नसरुल्लाह साहब ये किया जा रहा है और खास तौर के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें और अंदरूनी किरदारों के हवाले से, अगर ऐसे ही है तो खुल के नाम क्यों नहीं लिया जाता है, ये मुबहम बातें क्यों की जा रही है मलिक साहब? और देखिए, एक बात तो समझने वाली है कि मियां नवाज शरीफ 3 बार इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। अब उनसे किसने मुलाकातें की हैं, किस लिए की हैं, ये मियां नवाज शरीफ साहब को जवाब देना चाहिए या हुकूमत बताए कि उन्होंने किन मुल्क दुश्मन लोगों से मुलाकातें की हैं। या तो मसला ये है कि कोई, आपको ये भी याद होगा कि मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा गया कि उन्होंने 5000 अरब रुपए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इंडिया मुंतकिल किए, और जिसके बारे में नैब ने फौरी एक्शन लेते हुए एक तहकीकाती कमेटी भी बना दी, क्योंकि एक अखबार में एक कालम छपा था जिसका तलत साहब जिक्र कर रहे हैं कि जब मीडिया भी ऐसा अलाइन हुआ, वो उस कालम का ये नहीं आज तक पता चला कि वो कालम लिखा किसने था, लेकिन उस पर कमेटी बन गई। जब इस किस्म के इल्ज़ाम आप लगाएंगे तो कोई आपकी जो है इल्ज़ाम के ऊपर जो है वो उसको सच नहीं समझेगा। अगर आपके पास सच है कि कोई बाहर बैठा हुआ शख्स मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है तो आप उसको सामने लाइए। आप तो कहा करते थे कि हम एक एक पाई लोगों की जेब से निकलवाएंगे, आप इस मुल्क के अंदर जैसा एहतसाब कर सकें वो भी आपके सामने है। मसला ये है कि ये एक बड़ा बेहतरीन आपके पास हथियार है, एक टूल आपके हाथ में, कि किसी मुलाकात को अब ये रंग दे दे कि ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। जब आपको याद होगा मोदी लाहौर में आए, मिले जाके रायगढ़ में मियां नवाज शरीफ से, एक पूरा बयानिया घर दिया गया कि जी वो प्राइवेट मुलाकात की गई और उनके साथ कुछ लोग जो है वो इंटेलिजेंस के थे वो यहाँ पे आ गए। अब मुझे खुद बताइए, एक समझदार आदमी होने की हैसियत से क्या इस मुल्क के अवाम ये नहीं समझते कि अगर कोई एक प्राइम मिनिस्टर आता है तो उसकी इंटेलिजेंस के लोग आके यहाँ से आपसे क्या लेके चले जाएंगे, कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन वो पूछ के चले जाएंगे जिसकी बुनियाद पर आपकी कौमी सलामती को खतरा पड़ सकता है। मसला ये है कि आपके पास ये कार्ड है, ये आपके हाथ में है, या मजहब का आप कार्ड इस्तेमाल कर लेते हैं या मुल्क दुश्मनी का कार्ड अब जब चाहे इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इमरान खान साहब को इक़्तिदार जाता दिखाई दे रहा है, अब वो सारे कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर तमाम कार्ड इस्तेमाल होते हैं। एक ब्रेक हमने लेनी है, ट्रांसमिशन के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और इसी चीज के ऊपर आगे एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार जनरल अमजद शुएब साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपका। और इसी के साथ साथ सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार नासिर बेग चुगताई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये अटॉर्नी जनरल की जानिब से एक रद्द-ए-अमल आया है और उन्होंने ये मशवरा दिया है कि सियासी मामलात में अदालत को ना घसीटा जाए, और ये कहते हैं कि ख़त के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से भी ना रुजू किया जाए, जो आपसे कुछ देर पहले कहा गया था कि ये ख़त चीफ जस्टिस के सामने रखा जाएगा। मेरे ख्याल में अटॉर्नी जनरल चूँकि कानून को समझते हैं, उन्होंने समझदारी का मशवरा दिया है कि आप कोर्ट में ले जाएंगे तो आप क्या साबित कर पाएंगे और क्या कहेंगे, ये ख़त किसने लिखा है, ख़त किसने लिखवाया है, और आप इस ख़त को पॉलिटिकली कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। दर हकीकत सिंपल सी बात थी, जो अपोजिशन भी बार बार कह रही है कि अगर आपके पास कोई ऐसा ख़त है जिसको आप पॉकेट से निकालते हैं, लहराते हैं जरसे में, फिर पॉकेट में डाल लेते हैं, आप उसको पार्लियामेंट में ले आते, दिखाते पार्लियामेंट के अंदर कि जनाब ये ख़त है। ये ख़त जो अब तक की मालूमात यही हैं कि ये ख़त एम्बेसडर हमारे जो हैं उनका लिखा हुआ ख़त है, और उस ख़त में ऐसे वो जो शकूक व शुबहात का जिक्र किया गया। अब एम्बेसडर हुकूमत पाकिस्तान का हो तो क्या ख़त लिखेगा, उससे जो मर्ज़ी आप लिखवा के मंगवा लें। दूसरी बात यह है कि अब दुनिया बड़ी बदल चुकी है। अब कैसे मुमकिन है कि किसी मुल्क का सरबराह हमारे सरबराह को ख़त लिख करके
या कहीं लिखे कि हम आपकी हुकूमत हटाने वाले हैं। दर हकीकत हुकूमत ने इतना मशकूक बना दिया इस सारे अमल को कि अब हुकूमत की किसी बात पे कोई बंदा एतबार करने को तैयार नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को हटाने के लिए, यानी बुज़दार साहब को हटाना इस वक्त अमेरिका की ज़रूरत है, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? यानी और इमरान खान साहब की हुकूमत हटाना, जैसे अभी तलत साहब कह रहे थे, बड़ी दुरुस्त बात की है। IMF आपको जो है वो आपकी किस्तें जारी कर रहा है, सऊदी अरब से आपको इमदाद मिल रही है, इस रीजन के अंदर जो आपके तल्लुकात हैं, और बार बार आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम अमेरिका के लिए जो है उनसे बड़े एक बिरादराना किस्म के तल्लुकात हम चाहते हैं और माजी के तल्लुकात की तरह हम उनके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, IT के शोबे में उनसे मदद मांग रहे हैं, उनको आपकी हुकूमत हटाने की ज़रूरत क्या पड़ी? और आप कौन सा इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के इतने बड़े अहम रहनुमा बन चुके हैं कि आपके वजूद से ख़तरा है दुनिया की ताकतों को, और आपको हटाना चाहते हैं? बड़ा लतीफ़ा याद आता है टेलीविज़न, इसमें कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल जंगल के शेर वाली जो चूहे वाला मिसाल दी जा सकती है कि जनाब वो जंगल का चूहा भी मूंछों को ताव दे के घूम रहा होता है और कहता है जी कि इससे पूछा जाता है कि आज चूहे मियाँ बड़े अकड़ रहे हो, वो कहता है जी शेर के साथ ज़्यादती हुई है, FIR में हमारा नाम भी है और हमारा भी जो है हमारे ऊपर भी शक किया जा रहा है। तो यहाँ हमारी लीडरशिप कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में होती है कि वो दावे ये करती है जी कि दुनिया की ताकतों के मैं आंखों में खटक रहा हूँ। वो भाई साहब अपनी खारजा पॉलिसी दुरुस्त करें, अपने मुल्क के अंदर दुरुस्त करें, अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू फेरें, अपनी इकानमी को ठीक करें, आपके अंदर जो सियासी बहरान है उसको ख़त्म करें, पाकिस्तान को एक ताकतवर और मजबूत मुल्क बनाएं, दुनिया के सामने अपने मसाइल को रखें तो आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाए। एक मसला कश्मीर है जिसपे आपके कश्मीरी बेचारे 74 बरसों से जान की कुर्बानियां दे रहे हैं, हर रोज़ खून में नहलाए जाते हैं, कोई आपके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। ये आपकी खारजा पॉलिसी है, इस आइसोलेशन का आप शिकार हो चुके हैं, यानी हालत आपकी ये बनी हुई है और आप दुनिया के जो है लीडर बनने के चक्कर में हैं। सुलह आप सऊदी अरब की, ईरान की कराने की बातें करते हैं, आप दुनिया की रहनुमाई की बातें करते हैं, एक ड्रामा आप चलाना शुरू कर देते हैं, उसका क्रेडिट आप लेते हैं कि हमने इस वक्त जो है तुर्की के साथ तल्लुकात बड़े नॉर्मल कर लिए हैं। कौन आपके साथ चलने को तैयार है? कौन आपके ऊपर एतबार करने को तैयार है? यूक्रेन की और रूस की आप सुलह कराने की बात करते हैं। यानी मसला ये है कि हमारे यहाँ तो इस खारजा पॉलिसी को भी मजाक बना दिया गया है। खारजा पॉलिसी कभी आपने देखी? अभी मैं आपसे एक अगर जुमला मुझे आप अर्ज करने दें, आर्मी चीफ से कितनी मुलाकातें होती हैं सफ़ीरों की, कितने फॉरेन डेलीगेशन आते हैं उनसे मिलने के लिए? आज तक एक प्रिसाइज प्रेस का रिलीज के अलावा कि जी दो तरफा मामलात पर दिफाई अमूर पर बातचीत हुई, इसके अलावा कोई एक लफ्ज़ भी पाकिस्तान की स्टेट की तयशुदा खारजा पॉलिसी से हट के वहाँ से जारी नहीं किया जाता। आप इतने अहम मनसब पर बैठे हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है, आप इस किस्म की रोज़ाना जलसों में खड़े होकर बयानबाजी करते हैं, दीगर ममालिक के हवाले से, यूरोपियन कभी मुल्क के हवाले से शुरू हो जाते हैं, कभी किसी के खिलाफ शुरू हो जाते हैं। आपको अंदाज़ा ही को नहीं है कि आप मुल्क को किस आइसोलेशन में लेकर जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ गई है। आप दुनिया के तमाम लोगों को गद्दार करार दे रहे हैं, आप अपने आप को हीरो बनाने के लिए मजहब कार्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कैसे मुमकिन होता है कि एक शख्स साथ में तस्बीह भी पढ़ रहा हो, साथ तकरीर भी कर रहा हो, साथ बोले भी जा रहा हो? ये साइंस मेरी समझ से बाला तारा है, कोई और समझा दे तो मुझे नहीं पता, लेकिन या तस्बीह पढ़ी जा सकती है, अल्लाह का जिक्र किया जा सकता है, या कुछ बोला जा सकता है, तकरीर की जा सकती है, बात की चीत की जा सकती है। हमारे तो ये फैशन बन गया है, एक शख्स बैठ के दुकानदार पे सौदा कर रहा होता है, भाव बता रहा होता है, साथ तस्बीह के दाने फेंक रहा होता है। अब ये किस तौर पे वो जिक्र हो रहा है, खुदा ही बेहतर जानता है। राइट हो गया नसरुल्लाह साहब। NBC आप मुझे बताइएगा जरा सा, जिस तरह से नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा कि या तो फिर मजहब के नाम के ऊपर उसका कार्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एक बड़ा सीरियस एलिगेशन लगा दिया गया है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि वो उनकी जो मुलाकातें रही हैं वो अंदरूनी जो अंदर के जो किरदार हैं यहाँ से और उसी के साथ रहते हुए जो साजिशों के जो ताने बाने बुने गए हैं। आप नहीं समझते हैं कि अगर कुछ और नहीं है तो फिर ये इतना बड़ा इल्ज़ाम एलिगेशन जो है वो लगा देना और किसी के ऊपर भी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें करने का, नेशनली किरदारों से मुलाकातें करने का, और फिर ये कहा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो किरदार हैं वो इस खत का, इस साजिश का, वो मियां नवाज शरीफ है? अच्छा, बात चीज़ें बचकाना होती हैं बहुत ज़्यादा और वो नज़र आ जाती है कि बचकाना है, तो ये वो इल्ज़ामात हैं जो मुझे लगता है कि फवाद चौधरी साहब वगैरह ने इसको ऑथर किया है, उसके मुसन्निफ हैं लोग, जो मुमकिन शहबाज गिल साहब भी हों पॉसिबली। लेकिन मुझे इस बात पे सख्त तशवीश है
कि मुल्क की सिक्योरिटी को इस तरह खिलवाड़ बनाना, इस तरह उससे खेलना अपने मकासद के लिए, ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। देखिए, जो तारीखी खत लहराया गया था राजा बाजार में, जुल्फकार अली भुट्टो का था। जनरल साहब भी जानते हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब भी जानते हैं, हम भी देखा करते थे। और उसने ये नहीं कहा था कि उस खत में लिखा क्या है। उसने कहा था मुझे साइरस वेंस ने कहा है कि अलग बैठ के चुप चुपा के बात कर लो, तकरीरें मत करो। और उसको धमकी बहुत ऑब्वियस थी, जो धमकी उसको दी गई थी कि हम तुम्हें तारीख में इबरत का निशान बना देंगे, किसिंगर अनकोट। और उसकी वजह थी, एक वजह बिल्कुल सही थी कि उसने इसराइल की अमली मुखालफत की थी, उसने वियतनाम की हिमायत की थी, उसने शुमाली कोरिया की हिमायत की थी, उसने अरब दुनिया को इकट्ठा करने की कोशिश की थी, उसने OIC बुलाई थी, OIC ने अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स सेंटिमेंट का इजहार किया था। प्री OIC एम्बार्गो था, पोस्ट OIC एम्बार्गो, ऑयल एम्बार्गो था। उसके साथ साथ ये कि उसने तीसरी दुनिया का एक कॉन्सेप्ट दिया था कि एक सोवियत यूनियन है, एक अमेरिका है, तो हम लोग कहाँ पड़े हुए हैं। तो ये सब उसके जुराइम थे, बड़े जुराइम थे उसके। और एक जुर्म ये भी था कि उसने गरीबों को उठाने की कोशिश की थी। ये सब कुछ था, तो उसको धमकी सही मिली थी और सजा मिल गई उसको। ये क्यों, जैसा नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा, क्या बुनियाद है कि इनके खिलाफ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ हो? अगर इनके खिलाफ है तो मैं मजम्मत करता हूँ, लेकिन इनको साबित करना पड़ेगा। और साबित ये करेंगे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के जरिए, उसका यही साबित करेंगे आर्मी की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके जरिए कि वाकई कुछ है। चीफ जस्टिस का इस पर कोई किरदार नहीं है, माफ कीजिएगा। और अंदरूनी किरदारों का भी वो बहुत ज्यादा तस्करा वो कर रहे हैं इस चीज के अंदर, कि अंदरूनी किरदार भी इसमें शामिल है। नहीं, वो तो सब कहेंगे। देखिए बात सुने, जब इंटरनेशनल किरदार लाएंगे वो, तो वो लिंक करने के लिए, एजेंट्स बनाने के लिए अंदर ही किरदार भी शामिल करेंगे। तो वो एक पुल बनाएंगे, पुल बनाने की कोशिश करेंगे, और कर रहे हैं वो। लेकिन ये कि मुझे समझ बिल्कुल नहीं आती कि ऐसा खत कौन लिखेगा कि हम आपको खबरदार करते हैं जनाब वाला, हम आपको खबरदार करते हैं कि हम आपको देख लेंगे, हम आपको हटा देंगे। ये आजकल नहीं होता। आजकल तो बहुत खतरनाक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। अगर यूरोपीय यूनियन का खत आप बता रहे हैं तो भी मैंने पढ़ा हुआ है। और उस खत को, आपको तो खत ही लिखा ना यार, आपको तो बेइज्जती की है, आपको खत लिखा है। उसको मोदी को टेलीफोन किया है जो बाइडेन ने कि हमारा साथ दो वरना हम कुछ सोचेंगे। इसी तरह और मुल्कों को टेलीफोन किए गए हैं, तो वो भी कहते हैं भाई हमें हमारे मामला में मुदाखलत हो गई, हमारे प्राइम मिनिस्टर को फोन आ गया। ये ऐसा नहीं होता है भाई। ये हमारा वजीर खारजा भी, वजीर खारजा है नहीं हमारे पास, वो तो वजीर सियासी उमूर है या मजहबी उमूर है, वो लगा रहता है बेचारा। अब चीन चला गया, बगैर सोचे समझे चीन गए, बगैर होमवर्क के चीन गए कि वहाँ करना क्या है। बेचारे सेक्रेटरीज वगैरह साथ होंगे, वो बता देंगे कि ये फलां का वजीर खारजा है, इससे ये बात कर लें। तो मुझे तो बहुत ही, मतलब ओवरऑल छोड़े इसको अदम एतमाद की तहरीक को। मैं शुरू से, जनरल साहब को पता है कि मैं अदम एतमाद की तहरीक के खिलाफ था। मैं चाहता था पूरे 5 साल मिले, लेकिन अब हो गया है, तो अब भुगते देखें। राइट, खत वत आपको नहीं जा पाएगा। ठीक है, जनरल साहब से इस बात करते हैं। अमजद शेख साहब, आप मुझे बताइएगा कि अगर ये इतने ही नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इतनी ही थ्रेट है और एक ऐसी और बड़ी सीरियस थ्रेट है, तो बजाय इस चीज के ऊपर कि उसमें आप ये कहें कि आपने सबसे पहले तो ये बता दिया कि मेन जो प्राइम जो कैरेक्टर वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, क्या बेहतर नहीं होता कि इसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ले जाया जाता? क्योंकि बात जब इतनी आ गई है तो आपके तमाम जो आला सिविल अस्करी और सिविलियन क़यादत है मिलकर बैठते और इस चीज़ को करते, जलसे में इस चीज़ को लहराने की क्या ज़रूरत थी? और फिर इन तमाम चीज़ों को इतना ज़्यादा इसको अनफोल्ड अब आहिस्ता आहिस्ता किया जा रहा है। आपके पास कोई मालूमात कि क्या है ये अंदरूनी किरदार कौन है और वजह क्या है इस तरह के खत को इस मौके के ऊपर इशू बनाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि खत है या नहीं है और वो क्या खत है, और दूसरा ये कि उसके किरदार कौन है जो जी
अमजद शुएब साहब से रब्ता मुनक़ता हो रहा है इस वक्त और उनसे दोबारा कोशिश करेंगे इस चीज़ को रब्ता करने की। अमजद शुएब साहब दोबारा मेरे साथ मौजूद हैं। अमजद शुएब साहब कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। अच्छा जी, आवाज़ उनकी नहीं आ रही है, दोबारा करेंगे। मलिक साहब इसी चीज़ को आप ज़रा बता दीजिएगा कि अच्छा मुझे अमजद शुएब साहब दोबारा आ गए सर। मैं अमजद शुएब साहब की तरफ ही जाता हूँ, ज़रा उनकी बात मुकम्मल होने दें। अमजद शुएब साहब एक मिनट, अमजद शुएब साहब की आवाज़ को जरा बेहतर कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा आएंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब, आप समझते हैं कि इस चीज़ से कुछ गेन हो पाएगा? कोई गवर्नमेंट जिस चीज़ को लेके जा रही है, क्योंकि क्रिटिसिज्म ज़्यादा है बजाय इस चीज़ के एक ऐसे मौके के ऊपर, क्योंकि तरीके अदम एतमाद तो है, बजाय गवर्नमेंट इन चीज़ों में पढ़ने के उसको फेस करे। आपके पास नंबर्स पूरे ना हो तो आप क्या करें? आपको इक़्तिदार जाता हुआ दिखाई दे तो आप क्या करें? आपको अपने इक़्तिदार की तौलत चाहिए और आप किसी सूरत इक़्तिदार ना छोड़ना चाहें तो आपके पास कौन से कार्ड्स होते हैं? अगर आप चाहते हो कि रियासत मदीना मुझे वोट दो, अगर आप उम्मत मुसलमा का इत्तेहाद और चाहते हो कि एक ऐसा शख्स जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करे तो मुझे वोट दो, और अगर तुम मुझे वोट नहीं देते तो तुम गद्दार हो, चोर हो, डाकू हो, लुटेरे हो, तुमने 25-25 करोड़ रुपए लिए हैं। लेकिन साथ ही ये फरमा रहे थे कि जो मुस्लिम लीग नवाज के और जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो आके मुझे वोट करें। पंजाब के अंदर भी 6 से 7 अरकान को साथ कुछ अरसे से मिलाया हुआ है PMLN के अरकान को, वो बिल्कुल जायज़ और हलाल है। और इनके लोग जो चले जाए उनके घरों के बाहर डंडे लेके चले जाओ, उनके बाहर लोटे लेके चले जाओ, उनको बदकिरदार कहना शुरू कर दो। असल में खान साहब का जब इक़्तिदार थोड़ा सा सिरकना शुरू हुआ, अभी मुकम्मल नहीं निकला उनके पाँव के नीचे से ज़मीन, तो इतनी बुखलाहट का शिकार हो गए कि आप मुझे एक बात बताइए, यही कानून और अखलाकियात का दर्स देने वाले इमरान खान इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे हैं, इनको 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने हो रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाके स्टे ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसको खुद बनाया है उसको गालियाँ दे रहे हैं। मसला ये है कि वो एक ऐसे मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं जहाँ वो समझते हैं कि मेरे अलावा कोई शख्स जो है वो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं हो गया। सर मैं आपकी इसी बात को आपकी तरफ आऊंगा, जरा नंबर गेम्स की तरफ आ जाएंगे। अमजद शुएब साहब से जरा उनका कमेंट ले लेते हैं, देन इस नंबर गेम्स के ऊपर भी आ जाते हैं। अमजद शुएब साहब अपने सवाल का जवाब दीजिएगा सर जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने कहा कि इस सारे इशू के 3 एस्पेक्ट मेरे ज़हन में हैं। एक तो ये कि ये खत वाकई मौजूद है तो क्या है, और दूसरा ये कि इसके किरदार, पाकिस्तानी किरदार कौन से हैं, और तीसरा ये कि इस खत का किया क्या जाना चाहिए। ठीक, जहां तक खत का ताल्लुक है, एग्जैक्ट क्या खत है ये तो मेरे नहीं, लेकिन मुझे मिलिट्री सोर्सेज से ये जिक्र किया गया था कि एक डेंजरस किस्म का खत मौजूद है। अच्छा, खत एग्जिस्ट करता है? जी, ये मुझे इस तरह बात की गई कि वो देखें तो आपको पता चले कि क्या हालात। सर एक और सवाल आपसे पूछ लूं कि अगर जो आपने मिलिट्री सोर्सेज से आप इसको कंफर्म कर रहे हैं, ये है किसका, किस जानिब से लिखा गया है, ये कहां से आया है? ये इस तरह नहीं था, मुझे ये इस तरह जिक्र हुआ कि ये देखें ये हमारे फॉरेन पॉलिसी के बड़े इशू बन गए हैं, और अगर वो आप खत देखें तो आपको पता चले कि क्या खतरात हैं। तो मैंने उसकी बहुत तफसील आगे नहीं चेक की कि वो किसने और क्या उसमें मुदरजात क्या है, लेकिन क्योंकि वो ओवरऑल बात हो रही थी तो उसमें इसका जिक्र मौजूद था। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी किरदार की अगर हम बात करें तो एक चीज आप ज़हन में रखिए कि यहाँ किरदार आप पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे वक्तों में बहुत सारे लोग ऐसे बातें करते रहे, काम करते रहे हैं जो आपकी बजाय आपके दुश्मन को मदद करें। और ये कभी हुआ नहीं कि आपके मुल्क में इंतशार हो और आपका मुल्क दुश्मनों से घिरा और वो उससे फायदा न उठाना चाहे। मैं समझता हूँ बड़ा ही घटिया दुश्मन होगा अगर वो फायदा नहीं उठाएगा तो वो लाजमन उठाएगा। अगर आपके यहाँ टेररिज्म था, आप मारे जा रहे थे टेररिज्म से, तो फिर भी भारत ये कहता था कि हमने दुनिया में इनको आइसोलेट करना है, लिहाजा वो आप पे टेररिज्म का इल्जाम लगा रहा था। और अभी जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर गया तो आप देखिए कि आपका जिक्र उसमें वहां मौजूद है। तो लाजमन ये चीजें जो हैं हमें इनको टोटली हम इग्नोर नहीं कर सकते। अपने बुक्स की वजह से हम इन सब चीजों को वी कांट पुट देम अंडर द कारपेट। आपका मुल्क है जिसको सर मेरा सवाल ये कि वो नहीं कर सकते, अगर वाकई ये इतना बड़ा थ्रेट है। मैं अभी आगे जवाब दे रहा हूँ ना रईस, मैं फरीद, मैं आगे बात कर रहा हूँ ना जी। मैंने 3 एस्पेक्ट आपको बताए, 2 का जिक्र किया मैंने। ठीक, तीसरा ये है कि इसको करना क्या चाहिए। आपके पास एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फोरम है जहां पे मिलिट्री लीडरशिप और
आपकी सिविल लीडरशिप बैठ के तो बात करती है। पहले तो ये लेटर वहां पेश होना चाहिए था जिसमें कि एनालिसिस होता कि वाकई ये थ्रेट जो है वो है किस नेचर की और क्या क्या शक्ल इख्तियार कर सकती है, और फिर इसके लिए हमारा काउंटर क्या होना चाहिए। ठीक, उसमें फिर आप फैसला कर सकते थे कि बेहतर होता अगर आप पार्लियामेंट की कमेटी को जो फॉर्मुलेशन है उसको आप कॉन्फिडेंस में ले लेते ताकि एक नेशनल रिस्पांस बनाई जाती। असल चीज आपकी जो है, जो जरूरत है आपकी, वो एक नेशनल रिस्पांस की है। वो ये नहीं है कि आप मजमा में जाके बताएं या इधर बताएं। उसके बताने से हो सकता है आपको पॉलिटिकली को फायदा पहुंच जाए या इस तरह के हम शो करते रहें और बहस मुबासा चलता रहे, लेकिन उससे आपके जो थ्रेट्स हैं वो खत्म नहीं हो। सर ये उसमें क्यों नहीं वैसे पेश किया गया? आपके ख्याल में, आप कहते पेश करना चाहिए था, उस कमेटी में क्यों नहीं पेश किया गया अगर इतनी संजीदा थ्रेट थी? देखिए, ये तो मैं तो आपको एक तरीकाकार बता रहा हूं कि जब भी कभी ऐसी सूरत हाल हो तो ऐसा होना चाहिए। अब अगर नहीं किया तो ये तो गवर्नमेंट से पूछा जाना चाहिए कि देखिए, और गलती है बात कर रहे हैं, लेटर ठीक अपनी जगह पे होगा, लेकिन आपकी रिस्पांस क्या है? आपने इस लेटर को काउंटर करने के लिए, इसके जो मंदरजात हैं उनको काउंटर करने के लिए आपने किया क्या है, या हमें पता चले कि ये इसमें जो लेटर में इंडिकेशंस हैं उससे क्या क्या ऐसी थ्रेट्स बिल्डअप हो सकती हैं आपके मुल्क के खिलाफ जिनसे हमें खतरा है। तो असल चीज तो पाकिस्तान है ना, कि हमने इसके बारे में क्या करना है। क्या थ्रेट आ गई तो अब बस यही काफी है कि आप भुगतते रहे, तो वो भुगतने वाला किस्सा यहाँ पे नजर आता है, जबकि उसके लिए काउंटर करने की जरूरत मौजूद है। तो मेरा नुक्ता नजर ये है कि यहाँ पे अगर उन्होंने मियां साहब की तरफ कोई किया है ऐसे इशारा, तो फिर उनके पास सबूत होना चाहिए। मियां साहब अपने मामलात में बड़े गैर मोहतात हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा मशकूक हो जाते हैं। और वो आप बेशक लाहौर में जो उन्होंने मीटिंग की थी इससे मोदी से, वो भी आप देख लीजिए कि उसमें गैर मोहतात आपने गवर्नमेंट साइड से कोई बंदा रखा ही नहीं अंदर। हमें इंडिया से पता चलता है मोदी से कि वो जो मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ, क्योंकि उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी उसमें मौजूद था, उनका फॉरेन सेक्रेटरी भी मौजूद था, उनके तमाम वो लोग मौजूद थे जो कि किसी ऑफिशियल मीटिंग में होते हैं। लेकिन हमारा तो कोई नहीं था, हमारे तो नेशनल सिक्योरिटी वाले भी और फॉरेन सेक्रेटरी इनको वापस भेज दिया गया कि रास्ते से वापस हो गए कि आपकी जरूरत नहीं। तो ये गैर मोहतात रवैया आपका या प्रोसीजर से हटके जब आप बातचीत करते हैं, आपके अपने काम जो है मशकूक हो जाते हैं। लेकिन सर गैर मोहतात रवैये के ऊपर जो है वो सिर्फ ये इल्जाम लगा देना कि मियां नवाज शरीफ इस बैन अवी साजिश के आम किरदार हैं, ये तो ठीक नहीं है ना? नहीं, बात यह है कि अगर तो इनके पास कोई उसका सबूत है तो वो ठीक है, वो बात करें, लेकिन किसी के ऊपर भी आप ये इल्जाम लगा दें तो वो तो बड़ा गलत है, क्योंकि सारे पाकिस्तानी हैं वो आपको कहेंगे बावजूद इसके कि मियां साहब के जो टाउन में जो इंटरव्यूज वगैरह छपे थे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोर्ट हुए। हमारे तो मफादात पे मियां साहब ने तलवार चलाई दी है, वो ये नहीं कह सकते कि नहीं चल। फरीद अगर जी सर के मामले में कोई मुझे आप इजाजत दें, जी सर आइए सर, साहब मेरे बड़े भाई हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, एनबीसी भी कहना चाहते हैं, एहतराम करता हूं। एक जुमला सिर्फ उनकी खिदमत में पेश कर दूं कि जब से ये पॉलिसी बदली के मियां नवाज शरीफ गद्दार नहीं रहे, कौन सा ऐसा फोरम है, रियासती फोरम, जहां ये अब नहीं कहा जाता कि मियां नवाज शरीफ गद्दार नहीं है बल्कि मुहब्बे वतन है? यानी इसलिए इसका मतलब ये है कि हमें कम से कम ये इल्जाम लगाने से पहले किसी सियासतदान, कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई फोरम ऐसा है जहां पे नहीं कहा जाता। कम से कम मैं नहीं कहता, मैं समझता हूं कि वो नेशनल जो हमारे इंटरेस्ट हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उनको सेक्रीफाइस कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल पूरे दावे से कहता हूं कि कर सकते हैं, क्योंकि उनकी टेंडेंसीज हैं वो ये। जैसा भी आपकी जाती राय है, रियासत की राय ये नहीं है। नहीं, रियासत की राय भी मुझे पता है, लेकिन बारसूरत ये इसको आप मेरी इंडिविजुअल राय समझ लीजिए, लेकिन मैं इस पे बड़े आपको मैंने वाज़ेह आपको पहले भी चीजें बताई हैं, मैं और भी बता सकता हूं कि मियां साहब कब कब गैर मोहतात रही। अब इन चीजों में आप ये रियासत कितनी कमजोर है जनरल साहब, ये रियासत कितनी कमजोर है कि उसी शख्स को आपने रिपोर्ट्स बनाकर मुल्क से बाहर भेज दिया, मुल्क के गद्दार को, मुल्क के कौमी राज या कौमी इश्यूज पर अपने जाती मुफादात को तरजीह देने वाले को आपने चौक में फांसी नहीं दी, आपने मुल्क से बाहर जाने दिया, फिर आपने उनसे राब्ते भी किए, फिर आप उनसे मुज़ाकरात भी कर लेते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं। देखिए मलिक साहब, ये तो इस मुल्क का अलमिया है, भेजा किसने या क्या वो तो मैं उस बहस में नहीं पढ़ता,
लेकिन ये अलमिया है क्या? यहाँ पे अभी आपने जिक्र किया, अभी आपकी बात को मैं उससे तायद करता हूँ कि एक तरफ अगर ऑपोजिशन ने पीटीआई के कुछ लोग खींच लिए तो कहा गया कि जनाब ये सारे बिकाऊ माल है, और जब पीएमएलएन से कोई बंदे इनसे मिल जाएं तो कहा कि जी वो बड़ा जायज है। तो यहाँ ईमान वाला किस्सा नहीं है, यहाँ ये बात नहीं है कतन कि आप किसी असूल पे खड़े। यहाँ मसला ये है कि हमारी सफों में बिकाऊ माल मौजूद है दोनों। असल दुख ये है, ये नहीं कि पीटीआई कोई असूली सियासत कर रही है। मसला ये है जनरल साहब कि जो मुल्की सालमियत के खिलाफ है, उसके खिलाफ अगर हमारे इदारे, हमारे इंस्टीट्यूशंस हम कुछ ना कर सकें, फिर हमें मुल्क की सलामती के हवाले से सोचना चाहिए। देखें, आप किस मर्ज की दुआ है जो 22 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, वो क्यों इलेक्ट करते हैं? अगर वो इलेक्ट करते हैं तो हम क्या करें? जो 5 लाख गद्दार नहीं समझते, जो 5.5 लाख फौज है और जो अदारे हैं वो क्या करें? उनको गद्दार नहीं समझते, वो नहीं समझते कोई गद्दार है इस मुल्क के अंदर। ना समझे, देखें जी, ना समझे। असल चीज तो यह है कि मुल्क का जो आपका फ्यूचर है, जो आपका मुस्तकबिल है, वो फैसला तो इन लोगों ने करना है ना, अच्छा या बुरा। आप इस चीज को क्यों इग्नोर करते हैं कि एक फैसला करना है अवाम, वो अगर अपना फैसला करते हैं और वो अल्टीमेटली गलत साबित होता है किसी वजह से, तो वो जिम्मेदार है ना इस चीज के। राइट सर, एनबीसी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? एनबीसी नहीं, मैं सिर्फ ही कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल जबरदस्त गुफ्तगू हो रही है दोनों हजरात की और बहुत सीख रहा हूँ मैं इससे। मैं से सीख रहा हूँ कि यूटोपियन स्टेट क्या थी और यूटोपियन आइडियाज क्या होते हैं और यूटोपियन लेटर्स क्या होते हैं, मैं सब इससे सीख रहा हूँ। मुझे यही बहुत अच्छी तरह याद है, जनरल साहब को बहुत याद होगा कि एक फोन आया जरदारी साहब को और जनाब पूरी फौज अलर्ट हो गई और जहाँ से वहाँ सॉर्टीज होने लगी कि हिंदुस्तान हमला करने वाला है, और मखदूम शाह महमूद साहब बॉम्बे में गिरे हुए थे, उनको वहाँ से निकाला गया खसूसी जहाज भेजकर। मालूम हुआ वो फोन कराची जेल से आया था एक मुजरिम का। इस मुल्क का ये तो हाल है। उसके बाद आप कहते हैं कि हमारा सिक्योरिटी रिस्क है। वो खत जिसमें ये लिखा गया है कि तहरीक अदम एतमाद अगर नाकाम हुई तो खौफनाक नताइज निकलेंगे, वो खत कौन लिख सकता है भाई सिवाय सियासी कारकुन के? सियासी कारकुन के सिवा ये लैंग्वेज सियासी कारकुन की है। ये लैंग्वेज किसी एम्बेसडर की हो ही नहीं सकती। मैं नहीं मानता, मैं तस्लीम ही नहीं करता इस बात को। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं एक और चीज अर्ज करूं, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा अपना अंदाजा है कि जिस खत के बारे में मुझे ये एक आप कह लीजिए कि फ्लाइंग रेफरेंस दिया गया या कहा गया, वो क्वाइट पॉसिबल कि ये खत ना हो। क्योंकि मुझे मतलब ये कहना कि उस खत में ये लिखा है कि ये तहरीक अदम एतमाद होगी और अगर वो कामयाब ना हुई, ये तो मैकेनिज्म जो है वो आपको दुश्मन नहीं बताता कि मैं ये करने लगा। वो आपको वार्निंग दे सकता है कि आप, जैसे जुल्फकार ने भुट्टो को कहा था कि हम आपसे विल मेक ए मिजरेबल एग्जांपल आउट ऑफ यू। एग्जांपल आगे कहा था, बोले लिख के नहीं कहा था। वो अब आगे एक प्लान है जो इंप्लीमेंट करनी होती है। सो मैं पर्सनली, चूंकि मुझे मुदरजात उस वक्त खुदा जाने क्यों नहीं मुझे ख्याल आया कि मैं तफसील पूछ लेता, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि क्वाइट पॉसिबल वो ये खत ना हो, क्योंकि दुश्मन कभी भी खत में ये पूरा तरीका अपनी प्लान दे के नहीं भेजता कि मैं आपके बारे में ये करूंगा। अगर वो ये लिख दे तो फिर नेचुरली फिर तो आप तैयार हो गए, उसको संभाल लेंगे आप किसी न किसी तरह। तो ये हो सकता है क्योंकि साहब, लेकिन मुझे ये इतना अंदाजा है कि ये फॉरेन पॉलिसी के इशू के सिलसिले में जिक्र आया था और वो फॉरेन पॉलिसी के 2-3 जो हमने मिसहैंडलिंग की, उस पे ये खत का जिक्र है। क्या है जल साहब, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? अगर हम रूस को बुला लेते OIC में बतौर ऐसे नहीं यूएई बुलाया था इंडिया को, हम कहते हम आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। एनबीसी जनरल साहब, सर मैं आपको यहीं पे रोकूंगा। गो के डिबेट बड़ी अच्छी जा रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट चूंकि टाइम कंस्ट्रेंट है इसकी वजह से जो है वो हमें आपका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। नसरुल्लाह मलिक साहब आपका, एनबीसी आपका और जनरल साहब आपका। ट्रांसमिशंस का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू टेलीविजन के ऊपर अपडेट्स और ट्रांसमिशंस आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।